इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे राग यमन। राग यमन को सीखेंगे और कुछ शब्दों के मतलब को जानेंगे, जैसे वादी सुर क्या है, संवादी सुर क्या है, जाति क्या होती है, पकड़ क्या होता है और न्यास के सुर क्या होते हैं। इन सब शब्दों का मतलब भी जानेंगे और साथ ही साथ हम संपूर्ण रूप से राग यमन को सीखेंगे। ठीक, तो आइए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम राग यमन को सीखते हैं। तो देखिए साथियों, आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए मैं पहले से ही एक कॉपी बना लिया था, सभी चीज़ों को नोट कर लिया था। तो आप भी कलम कापी उतार लेंगे और मैं बताता जाऊंगा, सब चीज़ों को आप उतारते जाएंगे। ठीक, तो ये प्रस्तुत रही आपकी फाइल। ठीक, देखें इसमें क्या है। सबसे पहले राग यमन। ठीक, तो राग यमन तो आप जानते हैं कि एक किसी राग का नाम है, तो राग यमन हो गया है। अब थाट कल्याण। अब थाट कल्याण का मतलब क्या हो गया? हमारे हमारे जो राग हैं साथियों, ये राग के अपने अपने एक अलग वैरायटी के नेचर के हिसाब से इनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। तो ये जो कल्याण है ये एक थाट है। ठीक, एक ग्रुप है रागों का। तो ये यमन किस ग्रुप का है? कल्याण ग्रुप का, यानी कि कल्याण थाट का है। ठीक, तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि चाहे हम थाट कहें चाहे ग्रुप कहें, चाहे वर्ग कहें, कि किसी कल्याण वर्ग का यह राग है आपका यमन राग। ठीक, अब हम आते हैं वादी सुर पर। ठीक, वादी सुर क्या होता है? राग यमन का समझते भी जाएंगे। राग यमन के जो भी मतलब वादी संवादी जाति और गायन समय उसको भी जानते जाएंगे और उनका मतलब क्या होता है उसको भी हम जानते जाएंगे। ठीक, तो राग यमन का थाट क्या है? कल्याण। कल्याण अब थाट क्या होता है? किसी वर्ग का नाम होता है, किसी मतलब जो भी थाट है तो कोई थाट, कोई वर्ग है ये थाटों का। ठीक, तो कल्याण थाट हो गया। और वादी सुर क्या होता है? राग यमन का वादी सुर क्या है? गा है। अब पहले हम जान लेते हैं कि वादी सुर होता क्या है। वादी सुर उसे कहते हैं साथियों, किसी भी राग को गाते समय जिस सुर का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। किसी भी राग को गाते समय जिस सुर का सबसे ज़्यादा प्रयोग हम करते हैं उसे वादी सुर कहते हैं। जैसे हम अगर राग यमन को गाएंगे तो सबसे ज़्यादा गा का प्रयोग होगा, तो इसलिए राग यमन का वादी सुर क्या हो जाएगा? गा। ठीक, और फिर आ जाता है आपका संवादी। तो राग यमन का संवादी सुर क्या है? नी है। और संवादी सुर राग यमन का संवादी सुर नी हो गया, बट संवादी सुर होता क्या है इसे हम जानते हैं। और संवादी सुर होता है साथियों जो वादी सुर से थोड़ा सा कम प्रयोग में हो, लगभग लगभग वादी सुर के बराबर। जैसे सबसे ज़्यादा गा यूज होता है तो इससे थोड़ा सा कम यूज होने वाला आपका समवादी। सम मतलब बराबर, तो सब बराबर से थोड़ा सा नज़दीक समवादी प्रयोग होने वाला, यानी कि नी आपके गा के तकरीबन तकरीबन बराबर आपकी नी प्रयोग होती है, इसलिए संवादी आपकी नी हो जाएगी। ठीक, राग यमन की। उसके बाद आ जाते हैं हम जाति। जाति क्या है? संपूर्ण संपूर्ण। अब जाति संपूर्ण संपूर्ण से मतलब क्या है? देखिए साथियों, किसी राग को गाते समय अगर राग में 5 स्वर हैं तो वह हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? औडो जाति का हो जाएगा। ठीक, उदाहरण के लिए जैसे मान लें सा रे गा पा धा, 1 2 3 4 5 सुर हुआ ना, तो ये किस जाति का हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा औडो जाति का, 5 सुर वाला। ठीक, और फिर आपका जब सॉरी, राग में 6 स्वर हैं तब वो हो जाएगा आपका साडव जाति का। साडव जाति का मतलब जैसे सा रे गा
मा पा धा। मान लीजिए इतना सुर लग गया, 6 सुर, 1 2 3 4 5 6 सुर लग गया, तो वो हो गया आपका साडव जाति का। जिस भी चाहे आरोह में, आरोह में चाहे अवरोह में, जिसमें भी 5 सुर लगेगा उसी को हम कहेंगे, मतलब जिसमें भी जो सुर रहेगा उसी को हम कहेंगे। अभी मैं और विस्तारित रूप से बताता हूँ। और राग में 7 स्वर है तो वो हो जाएगा आपका संपूर्ण जाति का। जैसे आपका सारे गा मा पा धा नी, 1 2 3 4 5 6 7 सभी सुर हैं तो ये हो जाएगा आपका संपूर्ण जाति का। अब देखिए साथियों, चाहे आरोह में चाहे अवरोह में, किसी भी राग के अगर आरोह में या अवरोह में इन्हीं तीन नियमों को लीजिएगा। जैसे आरोह में मान लीजिए अगर 5 सुर है तो उसे हम औड़व जाति का कहेंगे, और अवरोह में 5 सुर है तो भी हम औड़व जाति का कहेंगे। तो जिस भी आरोह में चाहे अवरोह में जितने सुर रहेंगे, इन 5 6 7 सुरों का समूह में जो भी रहेगा उसके हिसाब से हम उसकी जाति तय कर लेते हैं कि 5 सुर है तो औड़व जाति का, 6 सुर है तो साडव जाति का, और 7 सुर है तो संपूर्ण जाति का। तो इसमें आप देख रहे हैं पूरे के पूरे सुर लगे हुए हैं, 7 के 7 सुर, तो इसलिए इसकी जाति क्या हो गई आपकी संपूर्ण संपूर्ण। ठीक साथियों, अब हम आते हैं आगे। गायन समय क्या है इसका? गायन समय है रात्रि का प्रथम प्रहर। साथियों, हर एक राग का एक सुनिश्चित समय तय किया गया है इसके सुरों के हिसाब से। ठीक, अब हम इसका आरोह अवरोह करते हैं, बट उसके पहले हम इसके न्यास के सुर देख लेते हैं और ये देख लेते हैं। 2 चीज़ बाकी है, उसके बाद हम आरोह अवरोह और पकड़ को जानेंगे। तो देखिए न्यास के सुर क्या होते हैं। न्यास के सुर का मतलब होता है जहाँ हम ठहराव दें। समझ पा रहे हैं? जहाँ हम थोड़ा सा ठहराव दें, जैसे मान लें कि हम अपने बाइक से जा रहे हैं या 4 व्हीलर से जा रहे हैं, तो कहीं ब्रेकर आ जाता है तो थोड़ा से हम वहाँ हल्का से ब्रेक ले लेते हैं, हल्का से ठहर जाते हैं ना, मतलब ठहराव ले लेते हैं, फिर अपनी स्पीड बना लेते हैं। तो वही ये न्यास के सुर होता है, मतलब कोई बीच बीच में कहीं ऐसा सुर होता है कि जहाँ हम ठहरते हैं, फिर उसके बाद सपाट चले जाते हैं। तो सा रे गा पा नी इसके ठहराव के सुर हैं, मतलब ज़्यादातर, मतलब 5 सुर इसके ठहराव के हैं, ज़्यादा सुर इसमें ठहराव वाले हैं। ठीक साथियों, तो जहाँ हम ठहरते हैं राग को गाते समय, गाने को गाते समय, उसे न्यास के सुर कहते हैं। और प्रकृति क्या है? प्रकृति मतलब नेचर, कि मतलब इसका व्यवहार कैसा है, फीलिंग जिसे हम कहते हैं, कि जब हम इसको गाएंगे, राग यमन को जब गाएंगे तो हमें महसूस क्या होगा? तो बेचैनी महसूस होती है, चाहे हम कह लें गंभीर, यानी कि जैसे हम जैसे नायक नायिका होते हैं या कोई अपना खास जब बिछड़ जाता है, तो जो राग लगाए, मतलब जिस राग में गाने बनते हैं वो राग आपका यमन हो जाता है। मतलब दुख वाले गाने में या अपने बिछड़ जाएं तो उसमें जो है ये बेचैन राग, यही यमन राग का प्रयोग होता है। जैसे नायक नायिका जब बिछड़ते हैं तो भी इसी राग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें माँ जो है तीव्र है। तो जस्ट बगल वाला जब सटा हुआ कोई भी हम सुर बजाते हैं तो हमें महसूस होता कि बेचैनी। उदाहरण के लिए देख लें, जैसे सा रे सा, और शुद्ध रे हम ले रहे हैं तो सा रे, बट जब हम को यहाँ जस्ट सटा वाला बजा देंगे तो यहाँ बेचैनी झलकेगी। जैसे सा रे, और शुद्ध करेंगे तो सा रे, ये थोड़ा सा टाइट सुर लग रहा है, चंचल टाइप का। सा रे, अब जब कोमल कर देंगे तो सा रे। उसी प्रकार से तीव्रमा भी जब बजता है तो वो बेचैन कर देता है। ठीक, अब हम आते हैं इसके आरोह अवरोह पर। ध्यान से सुनिएगा कैसे बोलना है। साथियों, हर एक राग का अपना अपना बोलने का एक तरीका होता है, और यही बोलने का तरीका उस राग को कंफर्म करता है कि ये फला राग है। नहीं तो बहुत से रागों के सुर एक ही होते हैं। समझ पा रहे हैं? बहुत सारे राग ऐसे हैं जिनके सुर एग्जैक्ट एक ही रहते हैं, बट उनकी जो बोलने के तरीके हैं, उनके बोलने के तरीके एक दूसरे को अलग करते हैं कि नहीं ये राग ये फला है, ये राग ये फला है।
ठीक, तो हम बोलने के तरीकों को देखेंगे अब, राग यमन को कैसे बोला जाता है, इसका और आरोह अवरोह देखेंगे। कहाँ से स्टार्ट होगा आपका? मंद्र सप्तक के नी से। ठीक, ये यहाँ से। चाहे तो सा को आप एक बार स्केल के लिए ले सकते हैं। सा 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 नी रे गा मा पा धा नी सा। देख रहे हैं? सबसे पहले आरोह, फिर से देखेंगे आरोह को एकदम आराम से, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही बोलने की कोशिश आपको करना है। नी रे गा मा पा धा नी सा। फिर अवरोह करेंगे, ये वाला नीचे वाला। सा नी धा पा मा गा रे सा। बहुत अच्छा, एक बार आरोह अवरोह दोनों को एक साथ देखेंगे और बोलने के तरीकों को समझेंगे। सबसे ज्यादा आपका फोकस बोलने के तरीके पर रहना चाहिए। नी रे गा मा पा धा नी सा। सा नी धा पा मा गा रे सा। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण अंग है। और सबसे किसी राग का अगर महत्वपूर्ण अंग होता है तो वो होता है पकड़, जिसे हम चलन नाम से भी जानते हैं। इसे हम चलन या पकड़ भी कहते हैं। साथियों, ये क्या चीज़ होती है? ये वो चीज़ होती है, किसी भी राग की जान होती है। पकड़ जो होती है, चलन जो होती है, किसी भी राग की जान होती है। अगर हम और सरल भाषा में समझना चाहें, जानना चाहें, तो चलन या पकड़ वो चीज़ होती है जिसे गा देने से कोई राग एकदम से स्पष्ट हो जाता है। समझ पा रहे हैं? चलन को गा देने से, अगर जो भी विद्वान हैं, जो जानने वाले हैं, यदि आप किसी भी राग का चलन अगर दिल से गा देते हैं, सही से गा देते हैं, जैसा उसका चलन है, तो जो जानकार रहेंगे, जो विद्वान लोग रहेंगे राग के बारे में जिनको जानकारी होगी, वो स्पष्ट रूप से तुरंत समझ जाएंगे कि सिंगर जो है, गायक जो है, फला राग गा रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी राग की जो सबसे खास चीज़ होती है वो होती है आपकी चलन, या हम पकड़ कहते हैं। ठीक, तो अब इसे कैसे गाते हैं हम? इसके देखें, इसकी मैं 3 पकड़ लाया हूँ इस राग यमन की, तो तीनों को हम करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले पहली करते हैं। पहली कैसे बोलना है आपको? सबसे खास चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। नी रे गा रे नी रे सा। एक बार पुनः देखेंगे पहली को। नी रे गा रे नी रे सा। अब साथियों, एक चीज़ और जान लीजिए आप, बहुत खास बात, कि ये जो पकड़ होती है, जो भी हमारे गाने कंपोज होते हैं, इसी पर कंपोज होते हैं। जो भी बॉलीवुड या किसी भी भाषा में जो भी गाने कंपोज होते हैं, इसी चीज़ पर, या सबसे पहले तो इस पर कंपोज किए जाते हैं, या आरोह अवरोह पर। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, नी रे, उदाहरण देखिएगा, उदाहरण भी दे रहा हूँ मैं। नी रे गा रे नी रे सा। निगाहें मिलाने को जी चाहता है। कंफर्म रूप से ना? ठीक, अब दूसरी पकड़ हम देखेंगे। पा मा गा रे नी रे
सा। पुनः देखेंगे दूसरी को, पा मा गा रे नी रे सा। मैं बोला भी ना कि गाना इसी पर कंपोज होते हैं, तो देखें गाना देखेंगे हम, पा मा गा रे तुम हो मेरे ख्वाबों का कमर। देख रहे हैं आप। फिर तीसरी पकड़ देखेंगे, पा गा रे गा, पा गा रे गा नी रे सा। एक बार पुनः करेंगे तीसरी को, पा गा रे गा नी रे सा। ठीक साथियों, तो इस तरीके से आप राग यमन को बड़ी ही सरलता से समझ सकते हैं और अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो यही है, इसके चलन को आप समझ लीजिए, आरोह अवरोह को समझ लीजिए, बाकी ये जनरली चीज़ें आप अपने अंदर बिठा लीजिए, आपका कहीं भी नहीं जाएगा, एकदम से आपके अंदर पक्का हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है साथियों कि एक एक बात आपको समझ आई होगी। मिलते हैं किसी और प्यारे सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।